सत श्री अकाल आप सभी को। और लास्ट लेक्चर में हमने मेजरली लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जनरली पढ़ लिया था कि गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स निकाले थे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। आज हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। कि एक तरफ तो सरकार ने कोशिश करी कि लैंडलेस लेबर को ज़मीन मिल सके, पहला उनका स्टेप था। और कुछ ज़मीन जो बड़े बड़े ज़मींदारों के पास है केवल उन्हीं के पास ना रहे, कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड वो रख पाएँ अपने पास और बाकी लैंड पुअर जो भी मार्जिनल लेबर्स हैं या फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड की जाए। दूसरा स्टेप सरकार ने उठाया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनरली मतलब होता है हरित क्रांति, मतलब वीट की और राइस की। जनरली वीट और राइस के लिए इन्होंने फोकस किया था कि वीट और राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिसे बोलते हैं। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी सरकार ले आई थी जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया था इंडिया के अंदर। ये अपने थर्ड ईयर प्लान के दौरान लाई थी। द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान। जनरली आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये बात तो हम भी जानते हैं कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी इंडिया की। और हुआ क्या, अगर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन ले आए तो उससे हुआ क्या, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ मैनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ही ये है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सीड्स का यूज़ करके एक चमत्कार ही हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेशन खत्म हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से। ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और मिरेकल सीड्स स्पेसिफिकली फॉर व्हीट एंड राइस, यानी कि मेजरली गेहूं के लिए और चावल के लिए ये स्पेशली थे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर थे वो MS स्वामीनाथन थे। कौन थे? MS स्वामीनाथन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे मैंने आपको बताया, उसका पूरा का पूरा स्टैग्नेशन, जो ग्रोथ थी जो स्लो रेट से हो रही थी, वो खत्म हो गई थी, ठीक है। HYV सीड्स मेन रीजन फॉर द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में जो रिवॉल्यूशन आया, जो क्रांति आ गई, उसका मेन रीजन था HYV सीड्स। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन अकर्ड प्राइमरली ड्यू टू द मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स, यानी कि एक मिरेकल था, एक तरीके से चमत्कार समझ लो कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ गए विच रेज्ड एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ टू इनक्रेडिबल हाइट्स, यानी कि पर एकड़ लैंड पे इनक्रेडिबल हाइट्स, यानी कि बहुत ऊंचाइयों तक कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी उसने ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस दो फेजेस में देखी। पहला फेज था मिड 60s का। मिड 60s का मतलब 60 to 70 के बीच में, जहाँ पे मेजरली जो था वो मेजरली जो स्टेट थे वो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु थे। और इन्होंने जो मेजरली ऊंचाइयाँ पाई थी, यानी कि मेजरली जो सक्सेस हुए थे वो वीट और राइस के प्रोडक्शन में हुए थे, है ना। द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरली बेनिफिट द वीट ग्रोइंग रीजन ओनली, है ना। लेकिन सेकंड फेज में जब मिड 70s का फेज आया, यानी कि 70 to 80, तो HYV टेक्नोलॉजी जो थी, हाई यील्डिंग जो वैरायटी ऑफ सीड्स थे, वो कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ स्टेट में फैलने लग गए और बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप आनी स्टार्ट हो गई। तो HYV सीड्स यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनका इफेक्ट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारे देश में आया, जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हमारी बढ़नी शुरू हो गई, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा। सबसे पहले अटेनेबल मार्केट सरप्लस, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा होना शुरू हो गया, यानी कि पैदावार बढ़ गई। मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस मतलब रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, यानी कि जब फार्मर अपने कंजम्पशन पूरा कर ले, अपने खाने के लिए उत्पादन जितना है उतना तो बन गया, बल्कि मार्केट में सेल होने के लिए भी जब प्रोडक्ट बन जाता है उसे बोलते हैं मार्केट सरप्लस में है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट मेरिट इसका ये देखने को मिला फायदा ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि बफर स्टॉक जनरेट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि बफर स्टॉक क्या होता है, गवर्नमेंट जब हमारे से जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जब आपका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो सरकार उसे हैवी प्राइसेस पे खरीद लेती है, जिससे ऑन द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब फेमाइंस, जब ब्लड ड्रॉट, जिस स्टेट में सूखा पड़ रहा हो, फ्लड आ गए हो, फेमाइंस की सिचुएशन हो, यानी कि इमरजेंसी क्राइसिस के टाइम पे सरकार उन्हें हेल्प कर देती है।
बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, कहीं ना कहीं जो लोअर इनकम ग्रुप्स थे उनको फायदा होना स्टार्ट हो गया। एज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज सोल्ड बाय द फार्मर इन द मार्केट, देयर प्राइस डिक्लाइन रिलेटेड टू अदर आइटम ऑफ कंजम्पशन, द लोअर इनकम ग्रुप हु स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड फ्रॉम द डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइसेस। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा तेजी से हो जाएगी तो गरीब जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं उनको तो बेनिफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट सरप्लस में था और बफर स्टॉक जनरेट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ अगर कोई चीज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क भी अपने साथ ला रही है। तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क था पेस्ट अटैक का, यानी कि पेस्ट एक तरीके के कीड़े होते थे जो बहुत ही बुरी तरीके से कहीं ना कहीं क्रॉप को खराब कर दिया करते थे। द HYV क्रॉप वर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, सो देयर वाज अ रिस्क दैट स्मॉल फार्मर हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन अ पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक में सब कुछ खो दिया करते थे। हाउएवर द रिस्क वाज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बनाए गए, तो पेस्ट का खतरा ज़्यादा रहता था। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वलिटी, तो कहीं ना कहीं जो इनकम इनइक्वलिटी यानी कि रिच और पुअर के बीच का गैप, उसका रिस्क बहुत था। देयर वाज अ रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब देखो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हर कोई तो फार्मर अडॉप्ट नहीं कर सकता। रिच फार्मर्स ही तो ये अच्छी क्वालिटीज़ और बेटर क्वालिटीज़ के सीड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो गरीब परिवार है वो कैसे अपना प्रोडक्शन रेस करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्क था रिच और पुअर का। उन्होंने बताया ना कि रिक्वायर्ड अंडर ग्रीन रिवोल्यूशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स सिंस द ओनली द बिग फार्मर कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स। तो ऐसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स केवल और केवल वो फार्मर्स ले सकते थे जो अमीर थे, है ना, जो रिच थे, जिनके पास अच्छा कैपिटल है, वही तो ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वलिटी इंक्रीज हो गई, रिच और पुअर का गैप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि माना HYV सीड्स प्रोडक्शन को अच्छी इंक्रेडिबल हाइट्स तक ले जा पा रहे थे, प्रोडक्शन रेस कर पा रहे थे, लेकिन ये फ़ायदा उन्हीं लोगों के लिए है ना जो अमीर लोग हैं। गरीब परिवार, गरीब फार्मर तो अडॉप्ट नहीं कर सकता ना ऐसे इनपुट्स, ऐसे रॉ मटेरियल। ठीक है। डिबेट्स ओवर सब्सिडीज टू द एग्रीकल्चर। अब ये सब्सिडीज मतलब एक ग्रांट होता है जो प्रोड्यूसर्स को दी जाती है कि वो अपना वेलफेयर कर सकें। सब्सिडीज के ऊपर डिबेट हुई, यानी कि डिबेट हुई सब्सिडीज के ऊपर कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। तो सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस provided by the government to producers to fulfill its social welfare objective, यानी कि सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके इसलिए गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है। तो उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी वाज लुक्ड अपॉन एज अ बीइंग रिस्की बाय द फार्मर। भाई नई नई टेक्नोलॉजी थी, इनिशियल अभी तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, तो सब्सिडी देनी चाहिए। So it was necessary for the government to grant subsidy to provide an incentive for adoption of the new HYV टेक्नोलॉजी। लोग इस नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें HYV टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट देना स्टार्ट कर दिया, सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नई नई चीज़ अभी मार्केट में आई है तो कोई इतना भरोसा तो करेगा नहीं, तो इसके लिए सब्सिडी मिलनी स्टार्ट हो गई। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, देयर हैज़ बीन डिबेट ओवर द ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सब्सिडी शुरुआती दिनों में तो दी गई लेकिन बाद में सब्सिडी देना बंद कर दिया गया। कुछ इकोनॉमिस्ट फेवर में थे सब्सिडी के कि द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यू टू बी अ रिस्की बिजनेस। लोग कहते थे कि एग्रीकल्चर एक ऐसा रिस्की बिजनेस है, सीजनल बिजनेस है कि कभी भी डूब सकता है, तो सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द फार्मर, वो जानते थे कि कम से कम मेजोरिटी यानी कि बहुत बहुमात्रा में जो फार्मर्स हैं वो बहुत गरीब हैं और वो ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते HYV सीड्स, तो कहीं ना कहीं सब्सिडीज़ तो मिलनी चाहिए क्योंकि सब्सिडी के बिना नहीं कर सकते। एलिमिनेटिंग सब्सिडीज़ विल इंक्रीज, उन्होंने बताया कि अगर सब्सिडी हटा दी गई, ग्रांट्स उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिली, गवर्नमेंट ने उनका साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेकार हो जाएगा गरीब लोगों के लिए कि वो इनकम इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी, रिच और पुअर का गैप काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। ठीक है। और इक्विटी का गोल अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, इक्विटी को अचीव करना। और इक्विटी क्या कहता है कि लोगों की बेसिक नीड्स अचीव हो, सोशल जस्टिस मिले और इनकम इनइक्वलिटी रिड्यूस हो, रिच और पुअर के गैप का खत्म हो। तो कुछ फेवर्स में भी थे और कुछ इसके अगेंस्ट में भी थे, कुछ इकोनॉमिक सब्सिडीज़ के अगेंस्ट में थे, जैसे उन्होंने बताया कि बेनिफिट्स टू फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज एंड प्रॉस्पेरस फार्मर। वो कहते थे कि सब्सिडीज़ का फ़ायदा केवल और केवल बड़े बहुमात्रा में जो फार्मर्स है वही उठाते हैं। सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, एज बेनिफिट ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी गो टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और प्रॉस्पेरस फार्मर। भाई सब जानते हैं कि जो जितना मालदार होगा उसी को ही सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। फिस्कल बर्डन, कहीं ना कहीं बर्डन क्रिएट हो रहा था। इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट सब्सिडी आर अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। अब देखो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट को भी तो कहीं ना कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पैसा जनरेट करना पड़ेगा। तो भाई उस पैसे को जनरेट करने के लिए भी तो सरकार कहीं ना कहीं से लोन उठाएगी, तो सरकार के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन आ रहा था।
तो अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स सब्सिडी वर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर एडॉप्शन ऑफ द न्यू HYV टेक्नोलॉजी। तो कुछ इकोनॉमिक्स मानते थे कि सब्सिडी देने से क्या होगा, नई नई जो टेक्नोलॉजी है HYV सीड्स को उसको लोग अचीव करेंगे। सो आफ्टर द वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन जब अच्छी तरीके से लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को समझा, इस HYV सीड्स के प्रोडक्शन को समझा कि ये पर एकड़ लैंड पे आउटपुट जनरेट कर रही है अच्छा खासा, तो सब्सिडी शुड बी फेस्ड, है ना, एज देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व। तो जैसे ही सब्सिडीज़ का पर्पस फुलफिल हुआ, सब्सिडीज़ देना बंद कर दी गई। तो कुछ इकोनॉमिस्ट इसके फेवर में भी थे, कुछ इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट में भी थे। तो एक डिबेट हुई इसकी सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। हमने उसके मेरिट्स भी बताए कि भाई कुछ मेरिट्स अच्छे हैं कि भाई हमसे मार्केटेबल सरप्लस होने लगा, बफर स्टॉक जनरेट होने लगा, लोअर इनकम ग्रुप को फ़ायदा होने लगा। एज वेल एज उसके डीमेरिट्स भी थे, कहीं ना कहीं पेस्ट अटैक्स का रिस्क है और कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है इनइक्वलिटी, यानी कि रिच और पुअर का गैप बढ़ता चला जा रहा है। दो फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेस मिली, एक मिड 60-70 जहाँ पे सबसे पहले व्हीट और राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उन स्टेट में हुआ जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और सेकंड फेज में अदर वैरायटी ऑफ क्रॉप भी सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो गई। और मेन रीज़न एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का एक ही था कि उन्होंने पर एकड़ लैंड पे आउटपुट अच्छा जनरेट हो रहा था व्हीट और राइस का, क्योंकि HYV सीड्स एक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इवॉल्वमेंट हो चुका था। ग्रीन रिवोल्यूशन होता क्या है वो हमने बताया, और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन 3rd 5 ईयर प्लान के अंदर लाए गए थे, हमने आपको बताया था। जनरली उनका मेन मानना ये था कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं इंडिया में, उसे धीरे धीरे कम करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। द एम, इस स्ट्रेटेजी का मेन एम था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कुछ रीजन्स ऑफ द कंट्री में बढ़ाना थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि नई नई तरीके के फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ लाकर कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इन्हेंसमेंट करना एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, समझ में आया कि आपको? मुझे लगता है कि अब ये सेकंड तरीका समझ में आया हो कि गवर्नमेंट ने दूसरा स्टेप क्या उठाया था एग्रीकल्चर में इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो एक हमने पढ़ा था लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा हमने पढ़ा था न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, जो इंडिया में आया था। याद रखना, ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके बारे में जितना इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया, और इसमें अब कुछ है नहीं। कल के लेक्चर में आपको मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाऊंगा। मैं आपको बता देता हूं कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, कि हम वी आर वेल नोन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत वेल नोन थे, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी स्टैग्नेशन का सामना करना पड़ा। हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, याद आ रहा हो तो मतलब डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, है ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि रॉ मटेरियल सस्ते में ले जाओ चीपर रेट में, और अपने ब्रिटेन में जो कैपिटल है, जो मशीन्स हैं, उसमें लगाकर उसे फिनिश गुड्स बनाकर हैवी प्राइसेस में इंडिया को ही बेच दो। डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी का यूज़ किया कि सरकार कहती थी कि अगर आपने फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने की कोशिश करी, आपने अपना अगर फिनिश गुड्स बनाकर दूसरे देश में इंपोर्ट करने की कोशिश करी, हैवी टैक्स लगा देंगे, जिसका हमने एडवर्स इफेक्ट भी देखा था कि हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई थी और कहीं ना कहीं हमें फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। हमने ये पढ़ा था कि लो कंट्रीब्यूशन टू GDP में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था और पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड हो गया था। समझ में आ गया? और हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत लैक थी। ये हमने रीजंस पढ़े थे स्टैग्नेशन के। अब हम ये पढ़ने वाले हैं 1950 से 1990s के एरा में कि हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या किया, हमने इंडस्ट्रीज़ में ऐसा क्या कोशिश कर ली। हम 3 शेड्यूल बनाए थे, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। शेड्यूल A में 17 इंडस्ट्री, शेड्यूल B में 12 इंडस्ट्री और शेड्यूल C में रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज के समय में मुझे आज का जो हमारा मेजर लेक्चर था वो यही था कि एक तो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए और दूसरा ग्रीन रिवोल्यूशन। पहला लैंड रिफॉर्म्स, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला हमने टॉपिक बताया था लैंड रिफॉर्म्स का। जब मैंने आपको बताया था ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम है भाई, तो हमने बताया था कि प्रॉब्लम क्या क्या है, ये सारी प्रॉब्लम थी। फिर हमने क्या क्या पॉलिसीज़ लगाई, तो हमने लैंड रिफॉर्म्स किया कि एक तो पहले तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज को एबोलाइज किया जाए, लैंडलेस लेबर को लैंड दिया जाए और एक लैंड सीलिंग की जाए कि कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ द लैंड ही रख सकते हो, बाकी जो एक्स्ट्रा लैंड है वो आपको पुअर लेबर को देनी पड़ेगी, है ना। और ग्रीन रिवोल्यूशन का आगमन हो चुका था और इसने तो भाई ग्रीन रिवोल्यूशन ने तो आग लगा दी एग्रीकल्चर सेक्टर को, स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा स्टैग्नेशन, जो स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मिलेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया। फर्स्ट चैप्टर से जो हमने 200 सालों की गुलामी झेली, इस 40 सालों में हमने इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या कर दिया। कल के स्टेज में हम आपको वही समझाएंगे, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग के बारे में, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे कार्वे कमेटी कहते हैं 1955 की, उसके बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा।